नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है, इसके अलग अलग डायमेंशंस कौन से हैं, इंडिकेटर्स कौन से हैं, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हर टॉपिक को हम एकदम डिटेल और बेसिक से समझेंगे ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सारा स्टैटिक पोर्शन आपका इस वीडियो से कवर हो जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स का ये नया चैप्टर। देखिए दोस्तों, इकोनॉमी में डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है, लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं ये जानने के लिए डेवलपमेंट को मेजर करने के तरीके भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। अब आप तो जानते ही होंगे कि 1945 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का उगम हुआ, तब ऐसे इंस्टीट्यूशंस ने अलग अलग डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के माध्यम से देशों को कंपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन 1990s तक सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही डेवलपमेंट माना जाता था और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए इन 4 इंडिकेटर्स का ही प्रोमिनेंट यूज़ किया जाता था। एक है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम यानी हमारी जीडीपी, दूसरा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी हमारी जीएनपी, तीसरा है परचेसिंग पावर पैरिटी और चौथा है जीडीपी पर कैपिटा। आप इन सारे कंसेप्ट्स में देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ मॉनिटरी वैल्यू यानी सिर्फ इनकम को ही मेजर किया जाता था। इसका मतलब हुआ कि जिस देश के पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा डेवलप्ड देश और जिस देश के पास कम पैसा है वो कम डेवलप्ड देश। लेकिन डेवलपमेंट को मेजर करने की ये जो मेथड है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिद्ध हुई। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर ने यूएसए को कम्पीट करने के लिए अपना बहुत सारा पैसा ये हथियारों की खरीदारी और बहुत सारे स्पेस प्रोग्राम में लगा दिया। अब मॉनेटरी टर्म्स में तो वो देश काफ़ी अच्छा था, लेकिन यूएसएसआर में रहने वाले लोगों की हालत अदर कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और देशों के पॉलिसी मेकर्स भी इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि किसी भी तरह का कोई इंटरनेशनल मेजरमेंट का कोई तरीका ही नहीं था जो कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर कर सके। इस वजह से 90s आते आते डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के नए नए अप्रोचेस सामने आने लगे और इस काम में सबसे क्रूशल रोल निभाया वो थे पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और इंडिया के अमर्त्य सेन ने। तब महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दोनों ने मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जगह ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का एक नया तरीका खोज निकाला, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। महबूब उल हक ने कहा सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ करने से ही डेवलपमेंट नहीं आएगी, तो जब तक उस देश के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव नहीं होगी तब तक हम डेवलपमेंट को एक्चुअली अचीव नहीं कर सकते। और उसके बाद ही यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करना शुरू कर दिया 1990 से। अब यूएनडीपी के बारे में जान लेते हैं। तो यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये एक एजेंसी है यूएन इकोसोक की। यूएन इकोसोक क्या है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसका कि हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का एक कंपोनेंट जो है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अगर हम डिफिनेशन देखें तो वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिकल कंपोजिट इंडेक्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैटिस्टिकल कंपोजिट इंडेक्स का मतलब हुआ कि ये जो 3 डायमेंशंस है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन तीनों डायमेंशंस को निकालने के लिए अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम आगे देखेंगे। उन सारे इंडिकेटर्स को स्टैटिस्टिकल मेथड से प्रोसेस करके हम एक कंपोजिट इंडेक्स निकालते हैं, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। अब हम ज़रा देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब इसका मैथमेटिकल तरीका जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी उससे सवाल भी नहीं पूछती। लेकिन हमारे लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के डायमेंशंस और इंडिकेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये डायमेंशंस क्या होते हैं? तो देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एक सिंपल इंडिकेटर नहीं है, एक कंपोजिट इंडिकेटर है। जैसे कि किसी भी देश में डेवलपमेंट है या नहीं, ये कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखते हैं कि उस देश के लोगों की हेल्थ कैसी है, उन देश के लोगों का एजुकेशनल स्टेटस कैसा है, उन देश के लोगों की इनकम कैसी है, इसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ये डिसाइड होता है। तो ये अलग अलग डायमेंशंस है, अलग अलग दिशाएँ हैं जिसकी माध्यम से हम देख सकते हैं कि किसी भी देश का डेवलपमेंट स्टेटस कैसा है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि डायमेंशंस क्या होती है, मतलब कितने अलग अलग तरीके हैं जिनकी तरफ से आप डेवलपमेंट को देख सकते हो। जितने ज़्यादा तरीके उतना ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हमारा इंडेक्स बनता है।
तो HDI को कैलकुलेट करने के लिए हमारे जो डायमेंशंस है वो है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ यानी हमारी हेल्थ, दूसरा है हमारा एजुकेशन और तीसरा है हमारा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ज़रा देखते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो देखिए डायमेंशन से ही हम डेवलपमेंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि डायमेंशन सिर्फ ये बताती है कि अलग अलग डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स कौन से हैं, लेकिन डेवलपमेंट को एक्चुअली ऑन पेपर मेजर करने के लिए आपको कुछ इंडिकेटर्स भी तो चाहिए ना, जैसे कि लोगों की हेल्थ कैसी है, लोग कितने बीमार पड़ते हैं, लोगों की मॉर्टेलिटी रेट कितनी है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, तो इनको इंडिकेटर्स कहते हैं। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को मेजर करने के लिए हम जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब इससे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी हम किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय ही ये कैसे अंदाज लगा सकते हैं कि वो आदमी कितने साल जिएगा। आइए ज़रा इसे समझते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब होता है कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यूबॉर्न बेबी इज एक्सपेक्टेड टू लिव इफ mortality patterns at the time of birth remains constant in the future। इसका मतलब ऐसे हुआ कि अगर कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे का जन्म होने के समय उस देश के टोटल पॉपुलेशन के एवरेज मॉर्टेलिटी पैटर्न के हिसाब से उस बच्चे की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी होगी, इसका प्रेडिक्शन जो किया जाता है उसे हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब ये मॉर्टेलिटी पैटर्न्स क्या होते हैं? मॉर्टेलिटी के पैटर्न्स का मतलब हुआ कि किसी भी देश के लोग कितने आयु तक जीते हैं और उनकी मृत्यु किन किन कारणों की वजह से किस किस प्रमाण में हुई है। जैसे कि हमारे देश के कुछ लोग बीमारियों के कारण मरते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स के कारण मरते हैं, कुछ क्राइम के कारण मरते हैं। तो ऐसे सारे मॉर्टेलिटी यानी हर ऐसे सारे मरने वाले लोगों का जो मॉर्टेलिटी रेट है उससे डिसाइड होता है कि कोई भी बच्चा कितने साल जिएगा। जैसे कि अगर आज हमारे देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये 67 ईयर्स है, तो इस साल यानी 2021 में जितने भी बच्चों का जन्म होगा उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये 67 ईयर्स मानी जाएगी। अब इसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से हम निकालते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। दूसरा हमारा डायमेंशन है वो है नॉलेज, और नॉलेज को कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एजुकेशनल इंडेक्स। और एजुकेशनल इंडेक्स कैसा बनता है? उसके दो इंडिकेटर है, वो है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और दूसरा है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। अब हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या होता है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दैट अ चाइल्ड ऑफ स्कूल एंट्रेंस एज कैन एक्सपेक्ट टू रिसीव इफ प्रिवेलिंग पैटर्न्स ऑफ एज स्पेसिफिक एनरोलमेंट रेट्स परसिस्ट थ्रू आउट द चाइल्ड्स लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो उस समय हम कितने एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो बच्चा कितने साल तक अपनी स्कूलिंग पूरा करेगा। अब ये एक्सपेक्टेशन का बेस क्या होगा कि आज के समय लोगों की एज स्पेसिफिक एनरोलमेंट रेट्स कितना है। अब ये एज स्पेसिफिक एनरोलमेंट रेट्स का मतलब क्या होता है कि इसमें स्कूलिंग ईयर्स को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि प्राइमरी स्कूलिंग ईयर, हाई स्कूल के स्कूलिंग ईयर्स, प्री प्राइमरी का स्कूलिंग ईयर्स। और इन सारे ग्रुप्स में यानी फॉर एग्जांपल लीजिए कि प्री प्राइमरी एजुकेशन को सिर्फ 90% बच्चे कंप्लीट करते हैं, 10% ड्रॉप आउट हो जाते हैं। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में जब जाते हैं तब उसमें सिर्फ 80% बच्चे कंप्लीट कर पाते हैं और 10% और ज़्यादा ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ऐसे हर एज का एक स्पेसिफिक एनरोलमेंट रेशो होता है, उसको कैलकुलेट करके हम एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का मतलब होता है कि वो लोग जिनकी आयु 25 ईयर्स से ज़्यादा है उन लोगों का एवरेज एजुकेशन का ईयर्स कितना है, यानी उन लोगों ने औसतन कितने साल तक पढ़ाई करी है। ऐसे ही अगर हम एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को कंपोजिट तरीके से निकालते हैं तो निकल के आता है हमारा एजुकेशनल इंडेक्स। अब चलिए हमारे लास्ट वाले डायमेंशन को भी देख लेते हैं, वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका मतलब हुआ कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों की इनकम, क्योंकि इनकम से ही लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है और उससे लोग तरह तरह की गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, जिनके कारण उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। इसको मेजर करने के लिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं GNI पर कैपिटा, वो भी परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। अब GNI पर कैपिटा का मतलब समझ लेते हैं। देखिए GNP यानी ग्रॉस नेशनल इनकम,
जीएनआई का मतलब हुआ कि किसी भी देश के सारे बिजनेसेस और उस देश के सारे कॉमन रेसिडेंट्स उस देश में और पूरी दुनिया में जितने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं उन प्रोडक्ट्स की मॉनेटरी वैल्यू को हम जीएनपी कहते हैं। अब जब हम इस जीएनपी को हमारे टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तब निकल के आती है हमारी पर कैपिटा जीएनपी। यहाँ पे एक ध्यान रखिए कि इसको पीपीपी पे कैलकुलेट किया जा रहा है, यानी परचेसिंग पावर पैरिटी। अब ये परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होती है कि इसमें अलग अलग देशों के कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी कंसिडर किया जाता है। अब परचेसिंग पावर पैरिटी को हम किसी दूसरे लेक्चर में डिटेल से समझेंगे, लेकिन आप यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पे उस देश के कॉस्ट ऑफ लिविंग को एडजस्ट करके हम जीएनपी पर कैपिटा निकालते हैं। आई होप आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं आगे। अब इन तीनों इंडाइसेस को नॉर्मलाइज करके हम जो ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं उसके माध्यम से हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो वैल्यू निकल के आता है वो आती है 0 से 1 तक। 0 का मतलब हुआ कि लीस्ट डेवलप यानी सबसे कम डेवलप, और 1 का मतलब हुआ कि मोस्ट डेवलप कंट्री। अब इसी ह्यूमन डेवलपमेंट के वैल्यू को आधार बनाकर यूएनडीपी सारे दुनिया के देशों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहला है वेरी हाई एचडीआई। इसका मतलब हुआ कि किसी भी देश का एचडीआई अगर 0.800 से ज़्यादा हो तो उसे हम वेरी हाई एचडीआई कंट्री कहते हैं। दूसरी कंट्री है कि हाई एचडीआई कंट्री, उसमें अगर 0.700 से 0.799 तक हमारा एचडीआई वैल्यू हो तो हम उसे हाई एचडीआई कंट्री कहते हैं। तीसरी कैटेगरी है मीडियम एचडीआई कंट्री। अब इससे निकलता है हमारा जीएनआई इंडेक्स, और लास्ट में हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और जीएनआई इंडेक्स तीनों को मिलाकर एक कंपोजिट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें वो सारे कंट्रीज आते हैं जिनका एचडीआई वैल्यू 0.550 से 0.699 तक होता है, और बाद में लास्ट कैटेगरी है लो एचडीआई कंट्री, यानी ये बहुत ही अंडर डेवलप कंट्रीज है जिनका एचडीआई 0.549 से नीचे होता है। अब चलिए ज़रा देख लेते हैं कि 2020 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर अलग अलग कंट्रीज़ की पोजीशन क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे है नॉर्वे, दूसरे पे आयरलैंड, तीसरे पे स्विट्ज़रलैंड, चौथे पे हांगकांग और पाँचवें पे आइसलैंड। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है ईरान, श्रीलंका, चाइना की रैंक देखिए 85 रही है, इजिप्ट, वियतनाम। थर्ड कैटेगरी है मीडियम एचडीआई कंट्रीज़ जिसमें आता है 129 रैंक पे भूटान, बाद में 130 पे इंडिया, 133 पे बांग्लादेश और 154 पे पाकिस्तान। और लास्ट कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि लो एचडीआई में कंट्रीज आते हैं, वो ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज ही है। अब 1990 से जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रोल आउट हुआ तब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरामीटर माना जाने लगा, लेकिन तब भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सारे डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर सका क्योंकि इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। फॉर एग्जांपल इसमें जेंडर इक्वालिटी के बारे में कोई भी बात नहीं की गई थी, उसका कोई भी डेवलपमेंट का एस्पेक्ट ही इसमें नहीं था। इसके कारण वो देश जिनमें महिलाओं की कंडीशन ख़राब है लेकिन ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा आता है, उसकी तरफ पॉलिसी मेकर्स का ध्यान ही नहीं जाता था। दूसरी बात ये कि जीएनआई पर कैपिटा तो निकाल लिया, लेकिन उस देश की पावर्टी के बारे में इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं है। तीसरा पॉइंट ये कि किसी भी देश के अमीर और गरीबों की इनइक्वालिटी को भी ये मेजर नहीं करता। ऐसी बहुत सारी वजहों से 2010 में ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी के दोनों के कोलैबोरेशन से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत सारे चेंजेस किए गए, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही नहीं बल्कि और बहुत सारे इंडेक्सेस भी जोड़े गए, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्ट एचडीआई और मल्टीडायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। तो अब यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इन 5 इंडिकेटर्स को पब्लिश करता है। अब ज़रा धीरे धीरे हम इन सारे इंडेक्सेस का ओवरव्यू ले लेते हैं। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करता है, तो ये जेंडर इनइक्वालिटी को मेजर करता है, और इसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 1995 से ही शामिल किया गया था। तो ज़रा देख लेते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो हमने जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के डायमेंशंस और इंडिकेटर्स देखे हैं ना, तो उन इंडिकेटर्स के हर इंडिकेटर्स को मेल और फीमेल के लिए अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है, और बाद में इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्स निकाला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और इन दोनों से
उन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्सेस निकाले अलग अलग जेंडर के लिए और बाद में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स निकाला। ऐसे अगर हम जेंडर एस्पेक्ट से सारे इंडिकेटर्स को अगर हम नॉर्मलाइज करते हैं तो निकल के आता है हमारा जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। दूसरा एस्पेक्ट है हमारा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो देखिए इसमें काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव तरीके से वुमेन के सारे एस्पेक्ट को कंसिडर किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें वुमेन्स की कंडीशन को काफ़ी डिटेल से और अलग अलग डायमेंशन से एनालाइज किया जा रहा है। पहला फैक्टर है वुमेन्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके कारण उनके लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसको मेजर करने के लिए दो इंडिकेटर्स है, एक है मैटरनल मॉर्टेलिटी और दूसरा है एडोलसेंट मॉर्टेलिटी। दूसरे डायमेंशन है एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, यानी किसी भी देश में महिलाओं का सशक्तिकरण किस प्रकार हुआ है। इसमें देखिए पॉलिटिकल और एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल पहला इंडिकेटर है पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट्स एट सेकेंडरी एंड अबो लेवल। पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि किसी भी देश की पार्लियामेंट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है। और तीसरे डायमेंशन है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में हम देखते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है महिलाओं का। अब जितना ज़्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होगा महिलाओं का, उतनी ज़्यादा उनकी फाइनेंशियल लिबर्टी होगी और इतनी ज़्यादा महिलाएं एम्पावर होगी खुद के डिसीजन लेने में। इन सारे डायमेंशन से हम जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। चौथा इंडेक्स है हमारा इनइक्वालिटी एडजस्ट SDI, यानी हमने जो देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट को नहीं मेजर करता, तो इसीलिए इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को भी मेजर किया गया है कि इनइक्वालिटी को एडजस्ट करके हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाल रहे हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जब हम SDI को कैलकुलेट करते हैं तो हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। अब एवरेजेस डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं दिखाती। अब हम देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कैलकुलेशन के लिए हम एवरेजेस का यूज़ करते हैं और एवरेजेस ये डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छी तरह से नहीं इंडिकेट करती। इसके लिए हमें और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। ऐसे बहुत सारे टूल से हम नॉर्मलाइज करके इनइक्वालिटी एडजस्ट SDI का कैलकुलेशन करते हैं। अब हम लास्ट वाले इंडिकेटर के बारे में देखते हैं, वो है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। अब देखिए ये इंडिकेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पावर्टी ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है किसी भी देश के ह्यूमन डेवलपमेंट को। इस वजह से इसे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। अब मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स से हम ये पता लगाते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड इन जैसे अलग अलग डायमेंशंस से कितने ज़्यादा लोग पुअर है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पावर्टी को अलग अलग डायमेंशन से देखा गया है। मतलब किसी भी व्यक्ति के पास सिर्फ पैसा होने से वो आदमी पावर्टी से बाहर नहीं निकलता। पावर्टी के लिए अफोर्डेबिलिटी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी चाहिए और ये अलग अलग तरह की चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी चाहिए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो पहले हम ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स से पावर्टी को कैलकुलेट करते थे, लेकिन 2010 से अब हम मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स से ही पावर्टी को कैलकुलेट करते हैं। आप इस ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए ये अलग अलग डायमेंशंस है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हेल्थ को मेजर करने के अलग अलग इंडिकेटर्स है, जैसे कि न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी। दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन मेजर करने के लिए दो अलग अलग इंडिकेटर्स है, जैसे कि ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। तीसरे पॉइंट है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है, जैसे कि इसके अलग अलग इंडिकेटर्स है। फॉर एग्जांपल कुकिंग फ्यूल, सैनिटाइजेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग और तरह तरह की एसेट्स। अब यहाँ पे ये जो 10 इंडिकेटर्स है, इसमें से अगर कोई भी देश किसी भी तरह की 3 इंडिकेटर्स में अगर डिप्राइव्ड पाया गया है तो उसे हम मल्टी डायमेंशनली पुअर कंट्री कहते हैं। तो इस तरह से इन पांचों इंडेक्सेस को यूज़ करके UNDP पूरे दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट का मेजरमेंट करता है। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और बहुत सारी नई नॉलेज भी मिली होंगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ देखते रहने के लिए प्लीज़ अतुल जादव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।